नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहेगी उसमें आज की पहली बड़ी खबर है राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश की सुरक्षा पर 2 दिन बड़ा मंथन हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य के सभी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। क्या है देश की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियां और कैसे भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, इस खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है वसूलीवाद चाचा भतीजे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय नौकरियों के नाम पर हुई वसूली के मुद्दे पर सपा को घेरा, तो अगले 6 महीने का अपना ब्लूप्रिंट भी सरकार का पेश किया है। क्या है पूरी खबर, इस पर भी होगी हमारी विस्तार से नजर। आज की तीसरी बड़ी खबर रहेगी यूपीआई एट 10 ईयर्स। देश में डिजिटल पेमेंट का स्वर्णिम इतिहास लिखने वाली यूपीआई को शुरू हुए आज 10 साल पूरे हो गए। कैसे यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट्स को क्रांति को जन्म दिया है, बताएंगे इस खबर को भी विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजिंग में भारत और चीन के बीच 25वें दौर के विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी हुए शामिल। सीमा मुद्दे पर और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर रहा विशेष फोकस। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की रणनीति पर हुई विस्तार से चर्चा। योगी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार समेत 24 प्रस्ताव मंजूर। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को लेकर यूपी सीएम का सपा के शासनकाल पर वार। उत्तराखंड में बनेगा अग्निवीर रोजगार सेल। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को मिलेगा रोजगार और मार्गदर्शन। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फैसले पर लगी मोहर। एक दशक पहले शुरू हुए यूपीआई बना भारत की डिजिटल क्रांति की पहचान। लेन देन में करीब 13,000 गुना बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने कहा यूपीआई की पहुंच पर हर भारतीय को गर्व। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से करीब 8,850 अधिकारी हाइब्रिड माध्यम से शामिल हुए। सम्मेलन के दूसरे दिन आधुनिक तकनीक से पैदा हो रहे इस नए सुरक्षा खतरों पर खास तरीके से फोकस रहा। मीटिंग के दूसरे दिन देश को बाहरी खतरों से सुरक्षित करने और एक अभेद कवच में तब्दील करने पर फोकस रहा। सब एरियल सिस्टम यानी हवा से हमले करने वाली प्रणालियों से जुड़े खतरों और उनसे निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। ड्रोन और दूसरे मानव रहित हवाई सिस्टम से पैदा होने वाले संभावित खतरों की पहचान, निगरानी और उनसे निपटने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। समुद्री व्यापार, संसाधनों और रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस रहा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर सरकार का फोकस दिखाई पड़ा। इसके अलावा जैविक खतरों से देश को सुरक्षित रखने पर भी इस बैठक में बल दिया गया। सब एरियल सिस्टम, समुद्री सुरक्षा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बायोसिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई। देश को बाहरी और अंदरूनी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने पर पूरा जोर दिखाई दिया। इस सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने और कट्टरपंथ पर चर्चा भी हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग और नशे पर रोकथाम पर भी मंथन हुआ। अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी कराने पर चर्चा हुई। साथ ही साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर से निपटने पर भी विस्तार से मंथन हुआ। इससे पहले सम्मेलन के पहले दिन देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले आईवी के वीर अधिकारियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। वहीं पारंपरिक और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों पर मंथन हुआ। सम्मेलन में गृह मंत्री के अलावा गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भी इस सम्मेलन में शामिल रहे। इसके अलावा आईटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे विशेषज्ञ भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। सम्मेलन में गृहमंत्री का फोकस देश की आंतरिक सुरक्षा को बेहद मजबूत और अभेद बनाने पर रहा।
इसके लिए उनकी तरफ से कई अहम योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। गृह मंत्री ने प्रहार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने पर भी जोर रहा। भगोड़ों के खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने और ट्रायल इन एब्सेंसिया के इस्तेमाल पर भी बात हुई। इसके अलावा यूएपीए मामलों की एकीकृत जांच की जरूरत भी बताई गई। साथ ही घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर भी इस बैठक में जोर रहा। गृह मंत्री ने मल्टी एजेंसी सेंटर के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण करने और उसके आधार पर विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एसओपीज तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। एआई और एसओपी के जरिए अलग अलग एजेंसियों के पास मौजूद सूचनाओं को सिर्फ साझा करने के बजाय उनका तकनीक की मदद से विश्लेषण कर संभावित खतरे की पहचान और उसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई पर भी सरकार का जोर दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के तहत वर्ष 2021 से हर साल हाइब्रिड फॉर्मेट में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर चर्चा करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों से सीधे निपटने वाले अधिकारियों के अनुभव और विषय विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यवहारिक समाधान तैयार करना है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से पूरा विषय पे बैठक हुई। 2 दिन बैठक हुई, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन था और इस दूसरे दिन में भी आज हमने कई प्रकार के फोकस तरीके से काम होता हुआ दिखाई पड़ा कि किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर समझौता ना हो, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा के मसले किसी भी प्रकार से अछूते ना रहने पाए। इस पर बहुत गंभीरता के साथ में फोकस दिखाई पड़ा, क्योंकि बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियां हो, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी बात हो, राज्य की पुलिस हो उनकी बात हो, या फिर जो तमाम साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं उन सब के साथ मिलकर किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। अब कुछ तथ्यों से भी आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस समय देश के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है और सरकार ने अभी तक किस प्रकार से एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया है ताकि इन प्रकार की विशेष चुनौतियों से निपटा जा सके। आंतरिक चुनौतियों के लिहाज से बात की जाए तो क्या बड़ी आंतरिक चुनौतियां हैं। इसके तहत आतंकी मॉड्यूल्स हो, कट्टरपंथी विचारधारा हो, छद्म युद्ध हो या फिर वामपंथी उग्रवाद जो कि लगभग खत्म हो चुका है, वो अपने आप में तमाम प्रकार की आंतरिक चुनौतियों के तहत आता है। हथियारों की तस्करी भी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या है। घुसपैठ और अवैध प्रवासन, साइबर अपराध, ड्रोन से भी खतरा, ये तमाम प्रकार के आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां हैं। नार्को आतंकवाद, संगठित अपराध, सूचनाओं का युद्ध, जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो भी अपने आप में, और जो बायो खतरे हैं, जो अपने आप में जैविक खतरे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी समस्या है। इसके अलावा सामाजिक और जो एक असुरक्षा का भाव होता है समाज में, वो भी अपने आप में बड़ा खतरा है। बाह्य चुनौतियों की अगर बात की जाए तो पड़ोसी देशों के साथ सीमा की चुनौती भी हमारे लिए कई लंबे समय से एक समस्या रही है। उसके अलावा पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौतियां अक्सर हमारे देश के लिए गंभीर चुनौती पैदा करती रहती हैं। समुद्री सुरक्षा आज के समय में दुनिया भर में इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसके अलावा ड्रोन का खतरा दुनिया में एक नए प्रकार के वॉरफेयर के तौर पे सामने उभर के आया है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो विदेशों से भी बहुत तेजी से आजकल किया जाता है, वो भी एक समस्या रहती है। साइबर युद्ध की बात हो, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को लेकर बात हो या वैश्विक संघर्षों का प्रभाव, ये तमाम ऐसे बाह्य कारण हैं जो हमारे देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। सरकार ने भी तमाम प्रकार के कदम उठाए हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो आतंकवाद पर प्रहार की नीति को अपनाया गया। इसके तहत कट्टरपंथ की रोकथाम होती है, खुफिया सूचनाओं का एकीकरण होता है, त्वरित प्रतिक्रिया दी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर रहता है और प्रहार के माध्यम से आतंकवाद को करारा प्रहार देने की कोशिश होती है। एमएससी के इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के लिहाज से क्या होता है, मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से सभी सूचनाओं को एक मंच पर साझा कर एआई के माध्यम से उसका विश्लेषण करना और तुरंत उसके आधार पर कार्रवाई करना, तो ये भी अपने आप में सरकार तेजी से इस पे काम कर रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस से एक्शन तक लगातार सरकार इस दिशा में काम करती है। उसके लिहाज से खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने की बात हो, उसके फिर विश्लेषण करने की बात हो, उसके आधार पर उसका एआई विश्लेषण होता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खतरे की पहचान की जाती है और उस खतरे के पहचान के बाद उस पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं और त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है। तो ये तमाम प्रकार का तकनीक आधारित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा जा रहा। आतंकी फंडिंग पर भी शिकंजे की बात की जाए तो केंद्र राज्य समन्वय से हवाला, क्रिप्टो, डार्क वेब और आतंकी फंडिंग पर लगातार हैमरिंग यानी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर तमाम समन्वय बैठकें भी लगातार होती रहती हैं। आतंकियों पर कानूनी शिकंजे की अगर बात हो तो भगोड़ों को वापस देश लाना, उन पर तेज जांच और अभियोजन की प्रक्रिया पूरी करना, ट्रायल इन अब्सेंशिया भी प्रभावी तरीके से काम करके उस दिशा में भी काम हो, इस पर भी देश तेजी से
काम कर रहा। सरकार के कदम की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बड़ी कमी आई है। 2018 से पहले के तमाम ऐसे आंकड़े हैं और उसके बाद मौजूदा वक्त के जो आंकड़े वो इस बात की तस्दीक करते हैं, आतंकी घटनाओं से लेकर किसी भी प्रकार के जो क्राइम हुआ करता है उसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। तो जेएनके में अपने आप में शांति व्यवस्था आगे बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर से भी भारत ने सख्त संदेश दिया कि हम आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा के किसी मसले पर एक तरीके से समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से भारत ने सख्त संदेश दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं। इसी तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की बात हो तो जो हथियारबंद नक्सली थे उनके खिलाफ सख्त प्रकार से प्रहार किया गया, आत्मसमर्पण करने वालों को वो मौका दिया गया, उनका पुनर्वास किया गया और विकास की बयार के माध्यम से एक कोशिश करके नक्सलवाद को देश से खत्म किया गया है। स्मार्ट बॉर्डर, मजबूत सुरक्षा को लेकर फेंसिंग, सड़क, फ्लड लाइट, सीमा चौकियां, ड्रोन, सेंसर, एकीकृत कमांड कंट्रोल, ये तमाम व्यवस्थाएं हमने लागू की हैं बॉर्डर्स पे, जिसकी वजह से हम तकनीक आधारित एक नई सुरक्षा व्यवस्था की पूरी दीवार खड़ी करने में सक्षम हुए। नार्को टेरर की शक्ति की अगर बात की जाए तो 2025 में ही 1.33 लाख किलो ड्रग्स जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास थी और लगभग 1000 लोग इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किए गए, जिनमें से बड़ी संख्या को लोगों को सजा भी हुई है। I4C से साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल बनाया गया है, 1930 हेल्पलाइन बनाया गया है, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन के माध्यम से ये सेंटर बनाया गया है, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब के माध्यम से इस पूरी सुरक्षा को मजबूत किया गया ताकि साइबर क्राइम पे लगाम लगाई जा सके। इसी प्रकार से बात की जाए तो AI से स्मार्ट पुलिसिंग तक भी लगातार प्रयास किया गया है सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। आपराधिक आंकड़ों का विश्लेषण होता है, डेटा से पैटर्न समझा जाता है, उस पैटर्न से पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर कार्रवाई ऐसी की जाती है या नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं कि किसी भी संभावित घटना को पहले से ही रोका जा सके या उसके प्रभाव को कम किया जा सके। घुसपैठ पर भी जीरो टॉलरेंस दिखाई पड़ती है। अवैध प्रवासियों की पहचान की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है, उसके बाद दस्तावेजों की जांच की जा रही है और दस्तावेज की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई अगर जरूरी है तो वो करना और उसके बाद में उनको डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है उस पर भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को लेकर अवैध प्रवासी भी अपने आप में एक बड़ा खतरा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिहाज से बात की जाए तो फेक न्यूज, डीप फेक, दुष्प्रचार, AI जनित सामग्री, इन सबसे निपटने के लिए साइबर निगरानी बढ़ा दी गई और किसी भी ऐसी भ्रामक घटना को या उस सूचना को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के प्रावधान भी सरकार ने बनाए हैं। बायो सिक्योरिटी पर भी फोकस है। जैविक खतरों के लिए राष्ट्रीय बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर तेजी से काम हो रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से वक्त रहते निपटा जा सके, उसके भी तमाम इंतजाम हमारे पास होने चाहिए। तो ये अपने आप में आज की बड़ी खबर, जिसमें देश भर में हमने देखा किस तरीके से सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, उस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, उस दिशा में काम होगा। और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, सीमा से साइबर तक सुरक्षा का सख्त कवच। ये अपने आप में आज की हमारा विशेष, और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी हैं, जो कि पूर्व DG इन्फेंट्री है, इसके अलावा सुरक्षा मामलों के जानकार। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सुविमल भट्टाचार्य जी हैं, जो कि साइबर सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सुविमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। सबसे पहले जनरल कुलकर्णी आपसे ही, क्योंकि जब हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा एक नए प्रकार का वॉरफेयर दिखाई पड़ता है, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। अब जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा पे मंथन कर रहे हैं केंद्र और राज्य मिलकर, क्या वो बड़ी चीजें होंगी जिस पे हमें और बेहतरी से काम करने की जरूरत है, और आज एक देश के नाते हम इस मोर्चे पर कहां खड़े हैं? धन्यवाद धुरेंद्र जी, मुझे लगता है आपने बहुत बढ़िया कवर किया। जिस प्रकार से होम मिनिस्टर ने जिस हर एक चीज मुद्दे पे जिस बात की, और खासकर जिस प्रकार से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ, अपना MAC सेंटर है, इस सब को कैसे इस्तेमाल करना है यकीनन चेक करने के लिए एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स क्या होने चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को किस तरह से कैसे डिटेक्ट डिपोर्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए, किस तरीके से, जैसे आपने कहा, भगोड़ों के पीछे आतंक मुक्त भारत होना चाहिए, नक्सली मुक्त भारत होना चाहिए, जिसकी हमने काफी हद तक, मुझे लगता है काफी हो गया। अब जैसे प्रधानमंत्री कई बार उन्होंने जिक्र किया, नक्सली जो अपने सोच है उसके मुक्त भारत बहुत जरूरी है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो अपना नशा मुक्त
भारत बहुत जरूरी है। तो ये जो चीजें जिस प्रकार से खासकर जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, प्रहार मतलब जो प्रिवेंशन हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, एंटी रेडिकलाइजेशन हुआ, एंटी इन्फिल्ट्रेशन हुआ, होल सोसाइटी अप्रोच हुआ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हुआ, यानी कि हर एक चीज पे जिस प्रकार से होम मिनिस्टर ने कंप्लीटली मुझे लगता है फोकस किया, ये बहुत जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा आज के तारीख में बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा सबसे ज्यादा, क्योंकि जब तक पूरा देश इस बात को मानेगा कि हाँ आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, ऑटोमेटिकली देश मजबूत होगा। आप देखेंगे इकोनॉमिकली हम प्रॉस्पर करेंगे, टेक्नोलॉजिकली हम प्रॉस्पर करेंगे, सबका साथ सबका विश्वास लेकर के चलेंगे। तो भारत मजबूत तब होगा जब हम सब सोचेंगे कि हम भारतीय हैं, जिसके लिए हमारा प्रयास जरूर रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनन आप अपने बीच में मे बी ओनली 0.5% ही लोग हों, पर 0.5% भी नहीं होने चाहिए। यकीनन तकरीबन 99% लोग देश के लिए देश प्रेमी है, लेकिन ये एबरेशन होता है, हर एक इसमें होता है। किस प्रकार से हम लोग को यकीन करना है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वहां से कुछ ऐसे इलीगल लोग आकर के हमारे यहाँ पे माहौल खराब ना करें, उसके ऊपर किस तरीके से हमने नजर रखनी है, किस तरीके से करेंसी के ऊपर नजर रखनी है। तो ये जो कंप्लीट एक पैकेज जो है इसमें, और बहुत अच्छी बात, ये 850 लोगों को संबोधित करना हाइब्रिड वे में, कुछ दिल्ली में बैठे हैं, बाकी पूरे स्टेट में बैठे हैं। मुझे लगता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपने होम मिनिस्टर में सबको एड्रेस कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना। बिल्कुल बिल्कुल, और उस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है, और शायद उस दिशा में भी काफी काम हो रहा है सुविमल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि एक ट्रेडिशनल वॉर में हमें सामने हमारा दुश्मन दिखाई पड़ता था, लेकिन अब जो इनकन्वेंशनल वॉर के एक अलग प्रकार के पैटर्न से दिखाई पड़ते हैं, जिसमें साइबर एक प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल मीडियम के माध्यम से आप पे अटैक्स किए जाते हैं। किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है, ये एक ऐसा दुश्मन हमको पता ही नहीं कहाँ बैठा हुआ, कहाँ दिखाई पड़ रहा है। इससे लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है, आज हम इससे लड़ने में कितने सक्षम हैं, और अभी हमें क्या और बड़े प्रयास करना बाकी है। देखिए, ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट कॉन्फ्रेंस पिछले 5 साल से हो रहे हैं, हर साल में अगर आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्कोप की एक्सपेंशन होते जा रहा है, और जितने डायमेंशंस में आज की साइबर क्राइम्स कहिए, इंफॉर्मेशन वारफेयर कहिए, या एआई के इस्तेमाल करके जिस तरीके से एक राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिविधियों में बहुत ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और साथ साथ में इन्फिल्ट्रेशन जैसा मतलब काम चलते रहते गलत एलिमेंट्स के। तो इसको नज़र में रखते हुए, और विशेषकर जहां आपकी जो क्राइम, साइबर क्राइम या इस तरीके से काम है जिसके जो अटैकर के ऊपर जब कोई फिजिकल हार्म नहीं होते और दूर में बैठ के वो कुछ भी कर सकते हैं, और आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कहीं भी बैठ के कहीं अटैक कर सकता है, और 3-4 देश एक साथ में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में लगातार बेसिस में चर्चा होना चाहिए, और गृहमंत्री ने जो ये कदम लिए कुछ सालों में, ये जिस तरीका से सब लोगों को जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस में इन्वॉल्व है उनको एक साथ सलाह परामर्श करना, ये बहुत बड़ा कदम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर है, और जिस तरीके से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके इन दोनों को एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में एक एजेंट बन गया है, तो इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत एक प्लान्ड हिसाब से ये चलते रहता है। और जिस तरीक़े से साइबर क्राइम्स आज जिस मात्रा में बढ़े हैं देश में, जिस तरीक़े से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, आपने देखा कि एक डिजिटल अरेस्ट की स्कीम किस तरीक़े से डिजिटल अरेस्ट होते रहे, लेकिन इतने सोच के इतने प्लान्ड तरीके से इसको किया जाता है, और बहुत सारे लिंकेजेस देश के बाहर भी मिलते हैं इसके। सिमिलरली अगर आप देखें, जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है, जो गलत खबर को इतने कम समय में एक तनावपूर्ण स्थिति करने का जो प्रयास रहता है हमेशा, और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके जिस तरीके से एकदम एक वीडियो या फोटोज़ या ग्राफिक्स इस तरीके से क्रिएट कर लेते लोग विश्वास कर जाते हैं, तो इसके लिए निगरानी इनके ऊपर रखने के लिए एक वाइडर स्ट्रेटेजी के माध्यम से आप टेक्निकली इसको ऊपर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सलाह परामर्श में, और जो एक्सपर्टीज है, सिर्फ एक्सपर्टीज सिर्फ गवर्नमेंट में या फौज में, एक्सपर्टीज प्राइवेट सेक्टर में, ये दोनों क्षेत्र में है, इसलिए इनको भी जोड़ के साथ में अपना स्ट्रेटेजी अपनाना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके आज आप
डेटा पुलिंग कर सकते हैं। सारे इतने मल्टी एजेंसी सेंटर की आपने जिक्र किया था, इसमें कितनी एजेंसीज की कितनी तरीके की इंफॉर्मेशन आते हैं, अगर आप उसको डेटा पुलिंग करते हैं, इसके बाद इसकी बेसिस में जो एक पैटर्न रिकॉग्निशन आते हैं, उस पैटर्न रिकॉग्निशन से आपको पता लगता है कि किस तरीके से एक प्रयास हो रहे हैं, जो अगर अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरीके से काम करें तो कभी ये पता नहीं लगेगा कि एक वाइडर एक कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे चल। इसके साथ साथ जी जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस आज आप कर सकते हैं ये सारे पैटर्न रिकॉग्निशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग टूल्स के माध्यम से, और इसके बाद कैपेबिलिटी हमारे पास आ पाई है और जिस वजह से हम शायद पहले किसी खतरे को रोक सकते हैं। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस बात को समझना कि बीते लगभग एक दशक में हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे बहुत नकेल लगाई है, देश में नक्सलवाद खत्म हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में तमाम प्रकार की जो चुनौतियां उसमें बड़ी शांति स्थापित की है, और देश में जो एक आतंकी घटनाओं का साया हुआ करता था उससे भी बहुत बड़े स्तर पे हमको निजात मिली है। ये हमारी सफलताओं के साथ, एक देश की सफलताओं के साथ, लेकिन हमें यहाँ बैठ जाना नहीं है। इन अनुभवों के साथ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि ये एक भी घटना को होने से पहले हम रोकने में सक्षम बन पाए? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होने नहीं देना है, ये यकीन करना है। और आज की तारीख में जब अपने पास साधन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साधन हैं, साइबर के साधन हैं, हमारे पास एरियल प्लेटफॉर्म हैं, मतलब हमारे पास क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। अब उसको सबको कोऑर्डिनेट करना है, सिनर्जी के द्वारा यकीन करना है कि हादसा ना हो। हादसा होने से पहले कैसे, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसकी खबर आती है तो किस तरीके से उस इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना है और यकीन करना है कि वो इन्फिल्ट्रेशन ना हो। अगर कहीं से पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे कोई रेडिकलाइजेशन के तौर पर कहीं ना कहीं हरकत हो रही है, तो वो हरकत को रोकना है। तो अब टेक्नोलॉजी को लेकर के, ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर के, सारी जितनी एजेंसीज है उनके साथ सिनर्जी रखते हुए, एक दूसरे के साथ मल्टी एजेंसी सेंटर के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए हम सबने यकीन करना है जीरो टॉलरेंस, मतलब यकीन करना है कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो। अगर होता है तो तुरंत उसके ऊपर कैसे हावी होना, यकीन करना इसकी कहाँ पे इसकी तार जा रही है, किस प्रकार से उसको रोकना है, कौन आगे कर रहा है। अब ये अपने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कहा पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर होते रहते हैं, पाकिस्तान हमें मालूम है आतंक का सहारा लेता है, उसको कैसे रोकना है। ये सब बातें जब हम ये चेक करते हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार से गृह मंत्री ने एक दिशा दिखाई, बार बार बताते हैं, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा 2021 के बाद, मुझे लगता है ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। 850 लोग जो तकरीबन डिसीजन मेकिंग में शामिल है, ऑन ग्राउंड है, ये थिंक टैंक्स हैं, इनको सब मालूम है क्या है। अगर इनको एक प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं, इनको एम्पावर करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो भी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, काउंटर फॉर रेडिकलाइजेशन, काउंटर इंसिडेंट, सब कुछ हो सकता है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने लोगों के ऊपर भी बहुत जरूरी है, और हम लोगों ने कंट्रोल और यकीनन इनको भी मॉनिटर करते रहना है। और हमने ये सोना नहीं है, नो कॉम्प्लेसेंसी बहुत जरूरी है, वी शुड बी एक्टिव एट ऑल टाइम। बिल्कुल सुमल, क्योंकि दुनिया के बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से भी हम कई बार कंपेयर करते हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा कि हमारे मेजर डिजिटल इंस्टॉलेशन को लेकर भी तमाम साइबर अटैक्स हुए। इस प्रकार की घटनाएं कई बार होती रहती हैं। आज हम इक्विप्ड कितने हैं इस प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए, और दुनिया की बेहतर जो प्रैक्टिसेस हैं उसके नज़रिए को ध्यान रखते हुए हम कैसे इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम किसी भी एक बेहतर फुल प्रूफ सिस्टम को तैयार कर सकें? अब जी पिछले कुछ सालों में ये एक स्ट्रेटजी के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं, और विशेषकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तीनों ने मिलकर ये एक कल्चर ऑफ सिक्योरिटी हमारे बीच में सिस्टम और पूरे इकोसिस्टम में लाए, ताकि लोग ये सिक्योरिटी को एक विश्वास की तरह एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चले, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स करना, इसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस करना, कैसा क्या स्टेप वाइज जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो हम अपने आप अपनाएं। बहुत कुछ देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस आप दूसरों से ले सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ दूसरों देश हमको शेयर नहीं करते। अभी कुछ घंटा पहले मैं अमेरिका से आया, एक हफ्ता में अमेरिका में सारे लोग वहाँ पे आज ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी ड्रोन इकोसिस्टम, आपकी स्पेस इकोसिस्टम बड़े जल्दी तरक्की है। तो बाहर भी एक रिकॉग्निशन है कि हम
कम समय में अपने जो एक इंडिजिनाइजेशन को पर एक फोकस रखे हैं सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस के मामले में, तो इसको एक कामयाबी के रूप में बाहर में भी आज लोग देख रहे हैं। हमको ये बात बड़ा स्पष्ट है और विशेषकर प्रधानमंत्री बार बार ये बात बोलते रहते हैं कि हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए जो हमारे ह्यूमन टैलेंट है, जन कुलकर्णी साहब ने भी बताया कि हमारे जो टैलेंट पूल है, हमारे जो इकोसिस्टम है और जिसमें हम आज बढ़ावा दे रहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, R&D के माध्यम से, और विशेषकर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस अपनाते हैं, तो इससे मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन सतर्कता और समाज में और आना चाहिए कि सुरक्षा के मामले में लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब समाज और राष्ट्र भी के अपनी भूमिका निभाए, सरकारें तो निभाई रही, तब जाके हम शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए, जोड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें आज हिजाब को लेकर एक बड़ा फैसला आया। उसमें ड्रेस कोड सभी पर लागू होगा। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सोना उठना UPI UPI, खाना पीना UPI UPI, हंसना गाना UPI UPI, रूठना मनाना UPI UPI। बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े, इंडिया कर लेता UPI UPI। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और आज की एक और बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में ड्रेस कोड और हिजाब को लेकर एक बड़ा और बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्कूल में अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए तय की गई यूनिफॉर्म का पालन करना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, इसलिए इस मांग को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।
स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि तय ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होगा। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने प्रयागराज के एक स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। उसका कहना था कि वो कक्षा 6 से ही ऐसा करती आ रही है और इसके समर्थन में उसने पुराने पहचान पत्र और ग्रुप फोटो भी अदालत में पेश किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में तय ड्रेस कोड का पालन जरूरी है और यूनिफॉर्म के साथ अतिरिक्त रूप से हिजाब या स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म छात्रों के बीच अनुशासन, समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ड्रेस कोड सभी धर्मों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होता है। हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसके न पहनने से किसी की धार्मिक आस्था खतरे में नहीं पड़ती। अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में समानता और एकरूपता बनाए रखने के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन बेहद आवश्यक है। माननीय न्यायमूर्तिगण जे मुनीर साहब और माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला साहब ने यह आदेश पारित किया कि हिजाब इस्लामिक आस्था का कोई हिस्सा नहीं है और अगर किसी भी शैक्षिक संस्था में कोई ड्रेस कोड है या यूनिफॉर्म है तो सभी छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए और किसी तरह की अनिवार्यता नहीं रखनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि अगर किसी को धार्मिक रिवाजों का पालन करना है तो उसके लिए धार्मिक संस्थान में शिक्षा लेने का विकल्प है। वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की बात कही। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट को यह समझाने में नाकाम रहे कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है। शिक्षा का संस्था है या जो स्कूल धर्म के आधार पर नहीं बना है वहां तो यूनिफॉर्म और सिलेबस के आधार पे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मैं वहां पढ़ाई करना चाहती हूं लेकिन वहां के रूल्स को नहीं फॉलो करूंगी ना। इस बात से सहमत हूं कि माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसका सभी सम्मान करेंगे, लेकिन जो लोगों को असहमति होगी, जो लोग हिजाब पहनने की अनुमति विद्यालयों में चाहते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा। वकील जजों को समझाने में नाकाम रहे जिसकी वजह से ये अर्जी खारिज हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर स्कूलों में ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की बहस को सामने ला दिया है। अदालत का संदेश साफ है, स्कूल यूनिफॉर्म केवल पहनावा नहीं बल्कि समानता और अनुशासन का प्रतीक है और जब नियम सभी छात्रों पर एक समान लागू हों तो संस्थान की पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बनाए रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर यूपी से ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में परिवहन व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता में फैसलों की जानकारी दी है। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को स्वीकृति दी है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस फैसले से प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। निःशुल्क यात्रा के लिए महिलाओं को अपनी आयु का प्रमाण देने के लिए वोटर आईडी या आधार कार्ड ही दिखाना होगा। सरकार की ओर से इसे रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए बड़ा उपहार बताया गया है। राखी के इस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। कैबिनेट की बैठक में 8 मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने की मंजूरी भी दे दी गई है। कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिकी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है। इनमें 42 और 52 सीटर बसें शामिल होंगी। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर यानी IMLC को विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप विकसित किया जाएगा। औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत बनने वाले इस क्लस्टर की अवस्थापना पर करीब 272 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस वे के हरिद्वार तक विस्तार को भी मंजूरी दी है। करीब 10,761 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस विस्तार से बिजनौर से हरिद्वार तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस विस्तार की खास बात यह भी है कि इससे प्रयागराज और हरिद्वार जैसी दो प्रमुख कुंभ नगरों के बीच तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे कनेक्शन तैयार होगा। और यूपी के बाद अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार ने सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये सेल अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए समर्पित रोजगार सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार यह पहल देश सेवा में योगदान देने वाले अग्निवीरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। अग्निवीर रोजगार सेल उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसरों, विभिन्न विभागों और संस्थानों में उपलब्ध संभावनाओं व आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ेगी MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात भारत और चीन के आपसी संबंधों को लेकर। बीजिंग में भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने वार्ता में हिस्सा लिया। वार्ता के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में ये वार्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मार्गदर्शन में यह बैठक हो रही है। डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर उच्चतम स्तर और कार्यकारी स्तर दोनों पर स्पष्ट और सकारात्मक दिशा दी है।
उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान भारत और चीन के संबंध लगातार सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता का मुख्य एजेंडा सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार है। ये वार्ता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसकी मेजबानी इस वर्ष भारत कर रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत बातचीत होती रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टेक्नोलॉजी को भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेश में ही उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। टेक्नोलॉजी का ये हस्तांतरण घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रावधान से मिसाइल प्रणाली के विकास को औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करना संभव हो पाएगा। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी करना, आयात पर निर्भरता घटाना और गुणवत्ता उपयोगिता बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर सुधार या बदलाव को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विकास में भी इससे बड़ा सहयोग मिलेगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात UPI की। 1 दशक पहले जिस UPI की शुरुआत आसान और तेज डिजिटल भुगतान के लिए नए विकल्प के तौर पर हुई थी, आज वही UPI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक, गांव से लेकर महानगर तक, मोबाइल से लेकर एक क्लिक पर भुगतान की सुविधा ने लेन देन की पूरी तस्वीर ही देश में बदल के रख दी है।
यूपीआई अब दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है, तो दुनिया के करीब आधे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस भारत की हिस्सेदारी यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण दिखाता है। कैसा रहा है यूपीआई का बीते 10 साल का सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई ने शानदार 1 दशक पूरा कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक के नियामकीय निगरानी में 25 अगस्त 2016 को यूपीआई की शुरुआत की थी। पिछले 10 वर्षों में यूपीआई ने न केवल भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को नई गति दी है, बल्कि वास्तविक समय में भुगतान के क्षेत्र में एक वैश्विक मानक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 1 दशक में भारत में यूपीआई लेन देन की संख्या करीब 13,000 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ रुपए से अधिक हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए महज 1.78 करोड़ वार्षिक लेन देन दर्ज किए गए। वहीं इसी अवधि में लेन देन का मूल्य 4,000 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2016-17 में महज 7,000 करोड़ रुपए था। यूपीआई के 1 दशक के सफर में इस साल जुलाई ने नया रिकॉर्ड कायम किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए 2,366 करोड़ रुपए के लेन देन हुए, जो किसी एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपीआई ने सबसे ज्यादा जो क्रांति लाया वो गरीबों के लिए लाया, जिन्हें बैंक में जा करके अकाउंट लोन मिलने में दिक्कत होती थी। आज वो यूपीआई के द्वारा उनकी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा गरीब तबके के लोगों को हुआ है और इसने अमीर और गरीब के भेदभाव को भी हटा दिया। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सराहना की है। आईएमएफ ने इसे लेन देन की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविक समय वाली भुगतान प्रणाली बताया है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में वैश्विक वास्तविक समय भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% रही। यूपीआई के सफल 10 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी। यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव और इससे उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को साझा करने को भी कहा। 10 साल की यात्रा के दौरान यूपीआई केवल एक भुगतान मंच नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए सुविधा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का माध्यम बना है। पहले हमें ऐसा था कि सिलेक्टेड स्टोर में थे यूपीआई और वहीं पे ये डिजिटल पेमेंट हो सकता था। आज हम छोटे से छोटे शॉप पे भी यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है और काफ़ी इजी है। दुकानदार को भी और ग्राहक को भी ये बेनिफिट होता है कि भी उसको अपने पैसे वॉलेट में लेके नहीं चलना पड़ता, फ़ोन ही उसका एक बटुआ है जिससे वो अपनी पेमेंट को कर सकता है और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड भी रख सकता है उसके अंदर, ताकि उसको ये पता रहे कि भी मतलब उसने पैसा किसको कितना दिया है और कब पे किया है। जैसे छोटा मोटा काम के लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कई बार खुले नहीं होंगे जी, हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं अभी डाकखाने में आया हूँ, वहाँ भी ये सिस्टम है जी, और अभी कुछ सामान बेटे के लिए विदेश भेज के आया हूँ जी, वहाँ भी मैं इसी के माध्यम से पेमेंट करके आया। भुगतान व्यवस्था के रूप में शुरू हुआ यूपीआई अब सीमा पार डिजिटल लेन देन के मंच के रूप में भी विकसित हुआ है। वर्तमान में ये संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, यूनान और मालदीव समेत 11 देशों में काम कर रहा है, जो इसकी प्रासंगिकता को बताने के लिए काफी है। पिछले 1 दशक में यूपीआई की कहानी सिर्फ एक सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव, तकनीक के जरिए आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की प्राथमिकता को भी दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग
शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा UPI। UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर झारखंड से। झारखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। करीब 26 दिनों से जारी आंदोलन सरकार के गले की फांस बन चुका है। इस बीच एक छात्रा के साथ कथित मारपीट की घटना ने तो सियासी बवाल ही खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद भाजपा ने सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो छात्रों में भी सोरेन सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। झारखंड में सरकारी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जहां आंदोलनकारी छात्र अगस्त में आर पार के मूड में हैं, वहीं सरकार की सांसें भी अब तेज होने लगी हैं। इसी बीच छात्रा के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोपों के चक्रव्यूह में सोरेन सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। JPSC JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच की भर्ती व्यवस्था, सुधार यात्रा और छात्रा के साथ कथित मारपीट की घटना अब सियासी टकराव में बदल गई है। दरअसल 21 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान छात्रा के साथ कथित बदसलूकी का मामला सियासी महाभारत का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। JPSC JSSC सुधार मंच की सदस्य प्रतिमा कुमारी ने रांची के कोतवाली थाने में शिकायत देकर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि पुतला दहन के दौरान 40 से 50 लोगों की भीड़ वहां पहुंची और उनके साथ मारपीट, दुपट्टा खींचने और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल जैसी घटनाएं हुई। मैं जब रो के चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है? वहीं प्रतिमा कुमारी के समर्थन में बीजेपी ने भी सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत संगठन के कई सूरमा थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने हेमंत सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रांची के अलावा गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और गढ़वा में भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई। जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत इसकी अगर हुआ भी स्वाभाविक है। इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा। जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग
पुतला दहन करेंगे जिला मुख्यालय। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। भाजपा साफ कर चुकी है कि अगर प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 25 अगस्त से बीजेपी संबंधित मजिस्ट्रेटों के घेराव का कार्यक्रम शुरू करेगी। झारखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। एक तरफ छात्र भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सड़क पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रतिमा कुमारी से कथित दुर्व्यवहार के मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।